अब जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे स्लाइड हो रहे हैं उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और उसके बाद जो सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं उसको ध्यान से देखना और देखने के बाद बताना कि जो सॉल्यूशन है वो समझ में आया कि नहीं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो अब जो क्वेश्चन हमारे पास है वो क्वेश्चन है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन राइजेज फ्रॉम 80.1 डिग्री सेल्सियस टू 82.4 डिग्री सेल्सियस। कह रहा है कि बेंजीन है और उसका बॉइलिंग पॉइंट 80.1 डिग्री सेल्सियस से 82.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया जब उसमें हमने 13.76 ग्राम ऑफ डाइफिनाइल नाम का एक कंपाउंड को डिसॉल्व किया है 100 ग्राम ऑफ बेंजीन में। मतलब समझ में आ गया। यहां पे जो बेंजीन है, ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में हमें यह दिया हुआ है कि मास ऑफ बेंजीन कितना है, C6H6 100 ग्राम है जो कि सॉल्वेंट है। ठीक है, और जब ये अकेला था तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन यानी कि C6H6, इसको हम लोग मान के चलते हैं TB0। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, 80.1 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो है बेंजीन का सॉल्यूशन के स्टेज में बढ़ गया है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया है, इसको TB मान लेते हैं, 82.4 डिग्री सेल्सियस हो गया है। यही हुआ था ना, 82.4 डिग्री सेल्सियस बढ़कर कितना हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्या दिया हुआ है, कब 80.1 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट था प्योर बेंजीन का, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट 82.4 डिग्री सेल्सियस हो गया। कब, जब इसमें हमने सॉल्यूट का कुछ मास हमने ऐड किया है। सॉल्यूट कौन था, यहाँ पे डाइफिनाइल था और मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि डाइफिनाइल हमको दिए हुआ है 13.76 ग्राम, यानी कि 13.76 ग्राम डाइफिनाइल जब हमने मिलाया इसमें तब जाकर के ऐसा हुआ। तो मोलर मास ऑफ डाइफिनाइल कितना हो जाएगा, तो ध्यान से सुनना, फिनाइल का फॉर्मूला होता है C6H5, तो डाइफिनाइल का फॉर्मूला हो जाएगा C12H10। तो इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, 12 इंटू 12 144 और प्लस 10 154 ग्राम पर मोल हो जाएगा। ठीक है, इसका मोलर मास ऑफ द डाइफिनाइल, मतलब सॉल्यूट का मोलर मास हमें पता है, सॉल्यूट का हमें मास मालूम है। ठीक है, और क्या क्या पता है, और कुछ नहीं पता है। तो हमें एक्चुअली कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ बेंजीन। तो यानी कि हमें क्वेश्चन में निकालना है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ बेंजीन, बस यही निकालना है क्वेश्चन में। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसी भी सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का अगर निकालना हो तो उसके लिए Kb का वैल्यू निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। तो एक टर्म आता है और ये क्वेश्चन जो है वो बनेगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट पे। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना था, 82.4 डिग्री सेल्सियस माइनस 80.1 डिग्री सेल्सियस। एक और बात मैं बता दूं कि जब भी टेम्परेचर में आप डिफरेंस निकालोगे डिग्री सेल्सियस में, तो केल्विन में भी सेम वैल्यू ही रह जाता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 82.4 में से 80.1 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ऑलमोस्ट 2.3 केल्विन हो जाएगा। डिग्री सेल्सियस में भी उतना ही होगा चेंज, याद रखना, चेंज इन टेम्परेचर में केल्विन और डिग्री सेल्सियस दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो ये हो गया डेल्टा टीबी की वैल्यू। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू होता है केबी इंटू मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा, मोललिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोललिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मास ऑफ सॉल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हम लोग लिख सकते हैं इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लेते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर हमारा मास सॉल्वेंट का ग्राम में है तो यहाँ पे केजी बनाने के लिए उसको 1000 से ऊपर में मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये होता है एक्चुअल फॉर्मूला हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, केबी निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, केबी। तो केबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा बताइए। केबी इज इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाई होगा इससे और ये दोनों डिवाइड हो जाएगा। तो यानी कि हम केबी इज इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा टीबी इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट ये हो गया हमारा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डेल्टा टीबी मल्टीप्लाई हो गया और डिवाइड किससे हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, डेल्टा टीबी की वैल्यू कितना है, 2.3 केल्विन इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, सॉल्यूट का मोलर मास कितना है, 154 154 ग्राम पर मोल है। ठीक है, इनटू मास
मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है जरा देखो, सॉल्वेंट का मास 100 ग्राम है, जो कि अब केजी बन चुका होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो ये 1000 हो गया। मास ऑफ सॉल्यूट हमें क्वेश्चन में दिए हुआ है 13.76 ग्राम, तो यहाँ पे ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद केबी की वैल्यू किस में आएगा, केबी का वैल्यू आता है केल्विन केजी पर मोल में आंसर आता है, ठीक है। तो जब आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, जब इसके पूरे वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो आपका जो केबी का वैल्यू आएगा 2.574 आएगा। तो केबी का हमने वैल्यू क्या निकाला, 2.574 केल्विन केजी पर मोल में आंसर निकाला हमने केबी का। केबी क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ये सॉल्वेंट के लिए आता है। तो ये बेंजीन के लिए, फिलहाल बेंजीन का हमने केबी वैल्यू निकाल लिया। अब क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। पहले ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। केबी की, किसी भी सॉल्वेंट का जो केबी वैल्यू होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है वो समझ लो पहले। आर हो गया हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट। जिस भी सॉल्वेंट का केबी वैल्यू निकालने जा रहे हो उसी का मोलर मास इनटू उसी का बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने बेंजीन के बॉइलिंग पॉइंट को तो टीबी नॉट लिखा है, तो टीबी नॉट के स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1000 इसलिए लेते हैं ताकि यहां पे जो भी वैल्यू निकले एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन का वो किलो में निकले, ठीक है ना, किलो जूल में निकले, जूल में ना निकले। इनटू क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट। एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ द सॉल्वेंट यही होता है हमें। तो हमें तो ये निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसको इधर तो इसको इधर उठा के ले लेंगे, आर इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू टीबी नॉट का स्क्वायर बाई 1000 इंटू क्या हो जाएगा, केबी हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब सबका वैल्यू तो हमें मालूम है। आर की वैल्यू जो हम लेंगे यहाँ पे जूल वाला लेंगे, कितना 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन वाला लेंगे, इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है हमें दिए हुआ है, सॉल्वेंट का मोलर मास 78 है ना। सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे, हमें बेंजीन है, तो बेंजीन का कितना आ जाएगा 78 ग्राम पर मोल आ जाएगा हमारा सॉल्वेंट का मोलर मास। टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन कितना है 80.1 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 80.1 डिग्री सेल्सियस में 273 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3875 353.1 केल्विन हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे 353.1 केल्विन का स्क्वायर कर देंगे डिवाइडेड बाय 1000 इंटू केबी का वैल्यू कितना है, केबी का वैल्यू हमारा जो है वो है 2.574 केल्विन केजी पर मोल। यही हमारा पूरा का पूरा सॉल्यूशन। अब कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, सो देखो यहाँ पे केल्विन पे पावर -1 है और नीचे में केल्विन है, तो ये केल्विन जब ऊपर चला जाएगा तो ये केल्विन का पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे केल्विन का स्क्वायर है तो केल्विन और केल्विन का इनवर्स 2 कट जाएगा, ठीक है ना। अब हमें इसका स्क्वायर करना होगा। अच्छा एक और बात, ये ग्राम है और ये केजी है, तो केजी को हम क्यों ना ग्राम में कन्वर्ट कर दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ग्राम, तो केजी को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ग्राम ग्राम और पर मोल कट जाएगा, तो अब जो भी आंसर आएगा हमारा वो किस में आएगा, ओवरऑल जो भी आंसर आएगा वो आएगा किलो जूल पर मोल में आंसर आएगा, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान से सुनना, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, और जो कि ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, इसका जो वैल्यू आएगा कैलकुलेट करके वो आएगा 31.411 किलो जूल पर मोल। तो ये था हमारा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ द बेंजीन। उम्मीद है समझ में आया होगा सॉल्यूशन। अगर समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बता देना। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, जय हिंद, वंदे मातरम। अब जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे स्लाइड हो रहे हैं उसको बड़े ही ध्यान से समझना, देखना और पढ़ना, और उसके बाद इस सॉल्यूशन को जो मैं दे रहा हूं उसको बड़े ही ध्यान से समझना और बताना कि समझ में आया है कि नहीं आपको कमेंट सेक्शन में। तो क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 8.95 mg ऑफ अ जीन फ्रेगमेंट इन 35.0 ml ऑफ वाटर हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.335 torr at 25 डिग्री सेल्सियस। Assuming the gene fragment is a non-electrolyte, determine its molar mass। देखो अब इलेक्ट्रोलाइट और एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दोनों के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है अलग अलग होता है। पहले हम इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिख दे रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के लिए, फॉर इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई इज इक्वल टू आई, मतलब वांटॉफ फैक्टर का वहां पे कॉन्सेप्ट आता है।
पाई इज इक्वल टू आई इंटू CRT, यानी कि वांट ऑफ फैक्टर इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इंटू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर। ठीक, ये होता है। लेकिन यहां पे अगर कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, अगर कोई नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, ठीक है, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, तो उसके लिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो नॉर्मली पाई इज इक्वल टू CRT होता है। ठीक है, आई यानी कि वांट ऑफ फैक्टर का यहां पे कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आता है। तो कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हो, उसमें वांट ऑफ फैक्टर तभी आता है जब वहां पे किसी इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही हो, और जब नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही हो तो सिंपल सा हमारा फॉर्मूला रहता है बिना वांट ऑफ फैक्टर के। तो यहां पे हम इस फॉर्मूले से ही सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पहले उसको समझते हैं। कह रहा है कि जब हम पानी में, ध्यान से सुनना, 35.0 ml पानी में जब 8.95 mg हमने एक जीन फ्रेगमेंट को डाला, तो वो जीन फ्रेगमेंट एक्चुअली क्या था, तो वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट था। तो कह रहा है कि इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर था इस सॉल्यूशन का वो था 0.335 टॉरिसिलियन प्रेशर था 25 डिग्री सेल्सियस पे। अब बताओ ये जो हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो फ्रेगमेंट, जीन फ्रेगमेंट डाला है, उसका मोलर मास क्या होगा, यही है क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पे हमको पाई का वैल्यू दिए हुआ है क्वेश्चन में। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन हमें मालूम है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जिसको हम लोग पाई से डिनोट करते हैं, उसकी वैल्यू 0.335 टॉर दिए हुआ है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि 1 टॉर इज इक्वल टू 1 टॉरिसिलियन प्रेशर इज इक्वल टू 0.00132 ATM होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो क्यों ना हम इस टॉर को ATM में कन्वर्ट कर दे। तो अब हमारा इस सॉल्यूशन का पाई वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.335 इंटू 0.00132 ATM हो जाएगा, यही हो जाएगा। इसी को हम सही से लिखे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 335 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू 132 इंटू 10 टू दी पावर -5 ATM, यानी कि 335 इंटू 132 इंटू 10 टू दी पावर -8 ATM। ऐसा हो जाएगा हमारा पाई का वैल्यू हो जाएगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसी को हमने टॉर को हमने ATM में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। अब ध्यान से सुनना है, पाई इज इक्वल टू CRT होता है। सी क्या है भाई, कंसंट्रेशन है। कैसा कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन, मतलब मोलरिटी है। ठीक है, मोलरिटी है, और मोलरिटी का वैल्यू हम लोग जानते हैं, मतलब फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि अगर इसका ओवरऑल फॉर्मूला लिखे तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला। इनटू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूशन की वॉल्यूम ml में होगा तो यहां पे क्या आता है, 1000 आता है लीटर में उसको कन्वर्ट करने के लिए। जैसा कि इस क्वेश्चन में हमारा जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो है 35.0 ml, तो इसी को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने ऑलरेडी 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद क्या होता है, RT, R की वैल्यू क्या लेंगे हम यहाँ पे 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन लेंगे, इनटू टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 298 केल्विन हो जाएगा। तो इस केल्विन इनवर्स से केल्विन कट जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पे कैसे कैसे वैल्यू निकलता है। तो पाई की वैल्यू हमें मालूम है 335 इंटू 132 इंटू 10 टू दी पावर -8 ATM, ये है हमारा पाई की वैल्यू। मास ऑफ सॉल्यूट हमें मालूम है, सॉल्यूट का मास हमें कितना दिया हुआ है, तो 8.95। मास ऑफ सॉल्यूट हमें मालूम है 8.95 mg है। कितना है, mg। इसी को हम 8.95 इंटू 10 टू दी पावर -3 ग्राम लिख सकते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट के जगह पे क्या हो जाएगा, 8.95 इंटू 10 टू दी पावर -3 ग्राम हो जाएगा, इंटू 1000 बाई मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, नहीं मालूम है, हमें वही तो निकालना है। तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को हम m ही रहने देते हैं, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 35 लीटर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 1000 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अच्छा, 1000 और 10 टू दी पावर -3 तो कट जाएगा, इनटू r का वैल्यू 0.0821 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन हो जाएगा। अच्छा, केल्विन तो कट चुका है, इनटू 298 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लीटर से लीटर कट जाएगा और ATM से ATM कट जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि टॉर को मैंने ATM में क्यों कन्वर्ट किया था। इसलिए कन्वर्ट किया था ताकि R की वैल्यू में जो ATM आता है वो इसको कट कर दे। ठीक है,
अब चलो सॉल्व करते हैं, मोलर मास निकालना है। तो मोलर मास इज इक्वल टू, ये वैल्यू नीचे चला जाएगा, कितना हो जाएगा 8.95 इंटू 0.0821, यही हो जाएगा। ठीक है, यहां पे ग्राम बचा हुआ है और उधर मोल बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा ग्राम पर मोल इंटू 298 बाई 35 इंटू 335 इंटू 132 इंटू 10 टू द पावर -8। जब आप इसको पूरे तरह से अच्छे तरीके से सॉल्व कर लोगे कैलकुलेटर या फिर खुद के कैलकुलेशन से, तो आपको पता चलेगा कि इसका जो मोलर मास आएगा वो ऑलमोस्ट 14.1 kg पर मोल आ जाएगा। इस नॉन इलेक्ट्रोलिटिक वो जो जीन फ्रेगमेंट था उसका मोलर मास हमारा कितना आ जाएगा 14.1 kg पर मोल आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, और तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, जय हिंद, वंदे मातरम। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे स्लाइड हो रहे हैं, उसको बड़े ही ध्यान से देखना समझना, और उसके बाद में जो सॉल्यूशन दे रहा हूं उसको भी बहुत ही ध्यान से समझना और बताना कि आपको समझ में आया कि नहीं कमेंट सेक्शन में। कह रहा है क्वेश्चन, 1.00 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। एक कंपाउंड है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है, यही है वो कंपाउंड, ये है सॉल्यूट। ठीक है, जब इसके एक सर्टेन अमाउंट को यहां पे दिए हुआ है मास, इसका जो है वो मास दिए हुआ है, मास ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड दिए हुआ है, ऑलमोस्ट नहीं दिए हुआ है, मास नहीं दिया हुआ है, तो डायरेक्टली बोला है कि इस सॉल्यूशन का जो मोलरिटी है, ध्यान से सुनना, मोलरिटी वो है 1। यहां पे ध्यान से सुनो क्या बोला है क्वेश्चन, अब 1.00 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि इस सॉल्यूशन का मोलरिटी हमें मालूम है 1 मोल पर केजी। जब भी मोलरिटी 1 हो इसका मतलब 1 मोल पर केजी होता है। ठीक है, तो 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड व्हेन हीटेड, जब इसको हीट किया गया इसके बॉइलिंग पॉइंट तक, तो इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट आया वो आया 100.18 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन मान लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टीबी मान लेते हैं उसको, वो आया 100.18 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अच्छा, इस सॉल्यूट को जब हमने पानी में डाला तभी ना इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना आया। तो जब पानी प्योर स्टेट में रहा होगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर यानी कि सॉल्वेंट, जिसको हम लोग टीबी नॉट से डिनोट करेंगे, वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होगा, है ना। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ जरा। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है 100.18 डिग्री सेल्सियस माइनस सॉल्वेंट का है 100 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि मैंने बताया था कि डिग्री सेल्सियस में जो डिफरेंस निकलता है केल्विन में भी उतना ही डिफरेंस होता है, तो 0.18 केल्विन आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा टीबी की वैल्यू, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू आ गया 0.18 केल्विन। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक चीज दी हुआ था हमको, केबी वैल्यू। केबी जो होता है वो क्या होता है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट होता है किसी भी सॉल्वेंट का। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट वैल्यू होता है ऑफ किसका, सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे, वाटर, यानी कि वाटर का यहाँ पे केबी वैल्यू दे दिया है। ठीक है, यहां तक इस क्वेश्चन को समझ में आया। अब क्या कहा है क्वेश्चन में कि वांट ऑफ फैक्टर को बताओ। देखो पहली बात तो सुन लो, वांट ऑफ फैक्टर का जैसे ही कॉन्सेप्ट आया इसका मतलब ये हुआ कि ये इलेक्ट्रोलाइट है, और वाकई में ये इलेक्ट्रोलाइट है अभी। ठीक है ना, ELECTROLYT इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट आया तो यहां पे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का जो फॉर्मूला लगेगा वो नॉर्मल वाला नहीं कर लगेगा। जैसे अगर कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता तो उसके लिए मोलर यही कह सकते हैं हम इसको, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बराबर होता है केबी इंटू मोलरिटी, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होता है वो होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई मींस वांट ऑफ फैक्टर इंटू केबी इंटू मोलरिटी। बस कुछ नहीं है, जो नॉर्मल होता है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उसमें वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो जरा बात बताओ, एक बात, इस क्वेश्चन में हमको तो वांट ऑफ फैक्टर का वैल्यू निकालना है, तो वांट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा बताओ जल्दी से, डेल्टा टीबी बाई केबी, ये नीचे आ जाएगा और ये भी नीचे आ जाएगा, इंटू मोलरिटी हो जाएगा। तो अब हमें निकालना है वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है, निकालना है हमें। तो कैसे निकलेगा सो समझो। तो
तो यहाँ पे वांट ऑफ फैक्टर जो है, अच्छा हाँ, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की वैल्यू तो दी हुई है क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ है 0.512 किलो केजी पर मोल, ठीक है ना, सॉरी ये किलो नहीं है, ये केल्विन है, केल्विन केजी पर मोल है, ठीक है, ये हमको वैल्यू दिए हुआ है। तो निकाल लो यहाँ पे डायरेक्टली, वांट ऑफ फैक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं आई से, इज इक्वल टू डेल्टा टीबी का वैल्यू 0.18 केल्विन था, डिवाइडेड बाय केबी की वैल्यू 0.512 केल्विन केजी पर मोल था, तो केल्विन से केल्विन कट जाएगा, इनटू मोललिटी, मोललिटी कितना था 1 मोल पर केजी, तो केजी ऊपर चला जाएगा, केजी से केजी कट गया, तो हमारा जो भी आंसर आएगा मोल इनवर्स से मोल कट जाएगा, कितना आएगा 0.18 बाई 0.512, जब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो 0.53 आएगा, यानी कि वांट ऑफ फैक्टर की जो वैल्यू है वो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए 0.35 आएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, इस कॉन्सेप्ट को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी तो कमेंट करके बताना समझ में आया है कि नहीं वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, जय हिंद, वंदे मातरम।